जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर रोज शाम में 7 बजे हम लोग जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और वो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग पूरे बुक से होता है। ठीक है, उसका हॉट ट्रिक देखते हैं कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे। मूल रूप से हम लोग इस पर बात करते हुए चलते हैं। तो कल एक ये मॉडल सेट जो है ना हम खुद से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन का मॉडल सेट बना बनाकर जो है आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वो 100 ऑब्जेक्टिव वाला हो या फिर 60 ऑब्जेक्टिव वाला हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है, सवाल सेम डिजिट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन टाइप सेम होगा बिल्कुल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, बस आपको लगातार लगे रहना है। हर रोज जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है बस उसको आप फॉलो करते रहिए, उससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो 2 बजे आपको क्रैश कोर्स वाला ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला वीडियो दिया जा रहा है, आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए। जो पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो डाला है, ठीक है, हाँ, आप उसको भी देखते रहिए क्योंकि वहां भी बहुत बेहतर कंटेंट आपको दिया गया है जो 2022 में हमने कंटेंट दिया है। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। समझ में आ रहा है? तो आपको जो है लगातार बने रहना है। जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है उसको हमेशा मतलब घुमा फिराकर जो है कंटेंट आपके लिए है। बस आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है और कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए जो है ये पूरा का पूरा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो फिर आज 25 क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना, थोड़ा सा कभी फास्ट हो जाता है तो आप लोग कहते हैं कि थोड़ा तेजी चल रहे हैं सर, थोड़ा स्लो चलिए। थोड़ा स्लो हो जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा फास्ट चलिए। तो हमारा जो स्पीड है ना वो बिल्कुल मीडियम रहता है, ना ही ज़्यादा स्लो होता है ना ही ज़्यादा फास्ट होता है। जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है उन्हें लगता है कि थोड़ा सा और स्लो चलते तो शायद बेहतर सीख लेते। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उन्हें ये लगता है कि सर थोड़ा सा फास्ट खींच देते, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है, बस केवल क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा है तो आप उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, फर्क यही है और कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। इसलिए हम आप सबों से कहना चाह रहे हैं कि जो लोग भी नहीं देखे अभी तक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को, जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, या प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए प्लेलिस्ट को, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, एकदम आसानी से पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, यदि आप इससे पहले गणित नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप प्लेलिस्ट को उठाइए और वहां से क्लास करना शुरू कर दीजिए, एक एक करके सबका हो गया कंप्लीट आपका, ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आपके ऊपर दिख रहा है। यह सवाल एक बार पहले भी हो चुका है लेकिन फिर से है। x बराबर a t स्क्वायर और y बराबर है आपका, देखिएगा y बराबर कितना है 2at। तो सवाल है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। माने पहले y वाला का डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा है, उसके बाद x वाला का, उसके बाद कहता है भाग कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बराबर t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना होगा। उतना भाषा लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो भाषा वगैरह पर उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे सवाल पर अप्रोच करने की जरूरत है। तो dy बराबर क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2a क्या है, कांस्टेंट। आज जब t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि t के सापेक्ष है। तो dt बटा dt बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी इसका हो जाएगा 2a के बराबर। जब इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर a तो कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t के बराबर। अब कह रहा है कि dy बटा dx चाहिए, माने इसमें इससे भाग कर देना है। चलिए कोई बात नहीं है, dy बटा dx, y वाला को ऊपर रखेंगे तो 2a, x वाला को नीचे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2at। 2a से 2a कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा में t के बराबर। ठीक है, मिला लीजिए सभी लोग, इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा में t के बराबर। और आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में है 1/t, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/t, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग फटाफट से, जल्दी सवाल जो दिख रहा है उसको देख लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी।
सवाल कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है बाबू, यहां देखिएगा, आपको मालूम है कि साइन का जो सीमा मतलब इसका जो डोमेन होता है कहां से कहां तक है, तो -π/2 से π/2 तक, जबकि ये π/2 से ज्यादा है। तो सबसे पहले इसको डोमेन में लाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना है बाबू, देखिए तो साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, π-π/3 ना, π-π/3। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन कितना, 3π में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2π/3। सॉरी, ओहो ये तो लिखे ही है। देखिए पाई बोले तो द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को प्लस में रखा जाता है, तो ये आपका प्लस होगा, तो हो जाएगा साइन π/3। अब ये अपने डोमेन में आ गया, तो देख लीजिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/3 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/3 के बराबर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको π/3 दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है π/3 के बराबर। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है कि log e के पावर x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। log e के पावर x का इंटीग्रेशन, log e के पावर x का इंटीग्रेशन। अच्छा, log e के पावर x नहीं आपको समझ में आएगा तो log x ही मान लीजिए ना भाई, log x का ही डिफरेंशिएशन आप मानिए, सॉरी इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि log e के पावर x बराबर log x ही होता है। अच्छा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, log e के पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है उसके लिए खंडस समाकलन है ना, खंडस समाकलन के अनुसार बिल्कुल सही सजा हुआ है। पहला को बाहर करेंगे बाबू, दूसरा का इंटीग्रेशन, एक का इंटीग्रेशन x ना, माइनस इंटीग्रेशन, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x इंटू क्या होगा, dx। चलिए x से x कट गया, तो फिर एक का इंटीग्रेशन आपको करना है, x इंटू लॉग x माइनस एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। आप चाहे तो यहां से x कॉमन ले सकते हैं, ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा x कॉमन लिया है क्या, नहीं लिया है, ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। ठीक है, x log x माइनस x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, x log x माइनस x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत मजेदार सवाल है। देखिए एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका कॉन्सेप्ट जो आपको दिया जा रहा है बस उसको केवल आपको समझ के रखना है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में तो गर्दा उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन का। देख लीजिए यहां पर भी इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, e के पावर में है √x, अब बटा में भी है √x। ठीक है, इनटू में है dx। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन का जो है आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। जब e के पावर वाला जो फंक्शन आपको दिख रहा है, यदि इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√x के बराबर आएगा, नहीं 1/√x के बराबर आएगा। तो यहां देख लीजिए बटा में आपको दिख रहा है ना, सॉरी 1/2√x होता है, 2√x 1/2 ज्यों का त्यों, तो यहां पर √x दिख रहा है ना, बस आप समझ लीजिए कि इससे ही कट जाएगा, ये आएगा 1 में √x आएगा, नीचे आएगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना। चलिए देख लीजिए ये, अब यहां देखिए √x से √x कट जाएगा, 2 को बाहर करेंगे और e के पावर वाला का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों प्लस c। चेक करो, चेक करो। हाँ, समस्या कुछ बच्चों को हो गया होगा इसमें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़े हैं। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे इंटीग्रेशन वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए ना, एक एक सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया गया। वहां पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी सवाल ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिसका कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया गया है, कोई भी टाइप ऐसा नहीं है जिसका कि नहीं बताया गया है। सभी टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, बस आपको केवल देखने की जरूरत है। अब आपके बदला हम तो नहीं देखेंगे ना, कि देखना तो आप ही को ना पड़ेगा। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। हाँ, सवाल कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए एक बार सभी लोग जल्दी से। कहता है कि बिंदु 3i कैप प्लस j कैप
फिर क्या है माइनस के कैप। अच्छा एक और दूसरा बिंदु है, क्या है आई कैप प्लस 3 जे कैप अब प्लस के कैप। अब सवाल क्या कहता है सुनिए, कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। सुनिए, यदि आपको ऐसा दो सदिश दिया गया है, ठीक है ना बाबू, यदि ऐसा दो सदिश आपको दिया गया है और सवाल आपसे कहता है कि ये दोनों सदिश को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालिए, ठीक है, या फिर इसका निर्देशांक भी आपको सिर्फ दिया गया है और आपको कह रहा है कि मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है ना, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है बीच वाला। तो जब भी आपको कहे ऐसा कि मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो गौर कीजिएगा, निर्देशांक रहेगा तो सीधे सीधे जोड़ दीजिएगा, निर्देशांक नहीं रहेगा तो आई वाला को आई वाला के साथ जोड़कर दूसरे भाग, जे वाला को जे वाला के साथ जोड़कर दूसरे भाग और के वाला को के वाला के साथ जोड़कर दूसरे भाग कर देना है, ठीक है। यहां देखिए आई के साथ 3 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप, ऐसा ही है ना वो, हाँ। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिएगा, यहां भी 1 है यहां 3 है, तो 3 1 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर, यानी इसका हो जाएगा आपका 2j कैप। और जब यहां पर -1 है यहां पर +1 है, जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इसके मध्य बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वो आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप के बराबर, ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए सभी लोग, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए, हाँ, क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। 0 से π/2, ऊपर में क्या है √tan x और नीचे में क्या है √, गौर करेंगे इधर, √tan x, अब प्लस में है आपका √cot x और यहां पर क्या है dx। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो, ठीक है ना बाबू, यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और ध्यान से देखिएगा अंदर में जो फंक्शन आपको दिख रहा है उसका पावर समान हो, देख लीजिए सबका पावर सेम है, पावर क्या है सेम है, और दूसरी बात कि जो फंक्शन यहां दिखे वही फंक्शन या तो यहां दिखे या यहां दिखे, तो दोनों में से किसी एक जगह दिखना चाहिए। चलिए यहां दिख रहा है, ठीक है, तो जो दूसरा फंक्शन बच गया इसका 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो यदि ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन का मान जो होता है निश्चित समाकलन है, तो इसका मान हमेशा π/4 के बराबर होगा, ठीक है ना बाबू, हमेशा π/4 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको दिख रहा है और यह सवाल कल भी आपको बताया गया है, ठीक है, तो एक बार पुनः आपके सामने ये सवाल है। सवाल कहता क्या है देखिएगा कि निम्नलिखित में से XY तल का समीकरण क्या होगा। कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। XY तल का समीकरण, XY तल का समीकरण कहेगा, कल बताए थे, एक बार फिर बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो आपसे पूछेगा ही, ठीक है ना, हाँ, ये छोटा छोटा सवाल है तो 2 अंक में तो पूछेगा ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना ऑब्जेक्टिव, बस ये ध्यान रखना है। XY तल का समीकरण, तो XY यहां पर आ गया तो बच गया कौन Z, यानी Z बराबर 0। यदि आपसे पूछे कि YZ तल का समीकरण, तो YZ तल का समीकरण YZ आ गया तो x बराबर 0, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि ZX तल का समीकरण, तो ZX यहां पर आ गया तो y बच गया ना, यानी y बराबर 0, ठीक है, हाँ, XY कहेगा तो XY आ गया तो बच गया Z बराबर 0, YZ कहेगा तो YZ आ गया तो बच गया x, यानी x बराबर 0, ZX तल कहेगा तो ZX आ गया तो y बराबर 0, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है आप समीकरण आसानी से बता सकते हैं। जिसका भी पूछे, जिस तल का भी पूछेगा बता दीजिएगा, तीने गो होबे करेगा, ये 3 गो होगा। ठीक है। आओ बाबू, अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, एक्स अक्ष के समांतर किसी रेखा की द्विक कोज्या, एक्स अक्ष के समांतर किसी रेखा की द्विक कोज्या। पहले इस पर बात कर लेते हैं। यदि एक्स अक्ष की बात करेंगे, एक्स अक्ष की, ध्यान से सुनिएगा, ये 3D जो है, ये 3D का जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको दिए हैं, आज दोपहर में इस पर एक वीडियो हमने डाला है, बहुत प्रैक्टिकली वीडियो है। आपको हम वादा कर रहे हैं कि यदि आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ना, तो इस तरीके का जो सवाल है ना, वो आपके ब्रेन में ऐसा सेट हो जाएगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। क्योंकि उसको जो 3D होता है, जो 3D एनिमेशन है, उसको आप नॉर्मली यदि प्लेन में समझने का प्रयास कीजिएगा तो वो नहीं आपको समझ में आएगा। क्योंकि 3D को बनाने के लिए प्लेन सफिशिएंट नहीं है। 3D जब भी बनेगा तो किसी स्पेस में बनेगा। ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल वीडियो हमने डाला है, आज दोपहर में एक प्रैक्टिकल वीडियो डाला है, जिसमें प्रैक्टिकली सब समझाया गया है 3D के बारे में कि एक 3D यदि आप खींचते हैं, ठीक है, यदि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष खींचते हैं तो पूरे स्पेस को वो कितने भाग में बांटेगा और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाएगा, उसके प्रथम भाग को क्या कहेंगे, उसका चिन्ह क्या होगा, एक्स अक्ष का चिन्ह क्या होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, ये पूरा का पूरा उसमें बता दिया गया है। ठीक है। तो आप जाकर देखिएगा जरूर। यदि आप बात करें एक्स अक्ष का निर्देशांक यदि 3D में, तो कितना हो जाएगा, x, 0, 0, एक्स अक्ष की बात कर रहा है। यदि y अक्ष के निर्देशांक की बात करेंगे तो कितना होगा, 0, y, 0। यदि z अक्ष के निर्देशांक की बात करेंगे तो कितना होगा, 0, 0, z। यदि x अक्ष के समानांतर की बात करें, गौर करेंगे इधर, यदि x अक्ष के समानांतर की बात करेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको ध्यान में रखना है x अक्ष के समांतर। देखिए इधर, यहां गौर करेंगे, यदि x अक्ष के समांतर चल रहा है, इसका मतलब देखिए ऐसे, x अक्ष के समानांतर ऐसे ही तो चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा x अक्ष के समानांतर। ध्यान से समझिएगा ठीक से। यदि x अक्ष के समानांतर चल रहा है तो उसमें y का मान होगा। ठीक है। x अक्ष के समानांतर चल रहा है तो देखिए यहां पर y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर -1, ऐसा ही तो है। यही तो x अक्ष के समांतर है, बोलिए ना। तो यदि x अक्ष के समांतर की बात करेगा तो x अक्ष के समांतर रेखा का यदि आपको इक्वेशन देखना है तो y बराबर के x अक्ष के समांतर। यदि y अक्ष के समांतर की बात करेगा ऐसे, y अक्ष के समांतर की बात करेगा ऐसे, ठीक है, तो उस समय हो जाएगा x बराबर के। उस समय क्या हो जाएगा, x बराबर के। क्लियर है, बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना। यहां भी सवाल आपसे वही कह रहा है कि x अक्ष के समांतर कोई रेखा है और उसकी द्विकोज्या आपसे पूछ रहा है। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी द्विकोज्या क्या होगा। एकदम सिंपल है, जब x अक्ष के समांतर चलेगा तो उसमें x का कुछ मान होगा और बाकी सबका सब क्या होगा, 0। देखिए, तो x अक्ष का यदि पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1, 0, 0। यदि y अक्ष का द्विकोज्या पूछेगा तो कितना होगा, 0, 1, 0। यदि आपसे z अक्ष की द्विकोज्या पूछेगा तो कितना होगा, 0, 0, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि x अक्ष की द्विकोज्या पूछेगा तो x का मान होगा, बाकी सबको 0 कर देना है। यदि y अक्ष की द्विकोज्या पूछेगा तो y का मान रखना है, बाकी सबको 0 कर देना है। यदि z अक्ष की द्विकोज्या पूछेगा तो z का मान रखना है, बाकी सबको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 0, 0, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल एक और है। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा था। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको देखिए और एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी। देखिए सवाल क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक सदिश दिया गया है, 2 गो सदिश दिया गया है और कह रहा है कि ये परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा। अच्छा चलिए, सदिश क्या क्या है तो देख लीजिए, 2i कैप प्लस j कैप और -k कैप। ठीक है। दूसरा सदिश इसी में है,
दूसरा सदिश क्या है, तो आई कैप माइनस 4j कैप प्लस माइनस लेमडा के कैप, आई कैप माइनस 4j कैप माइनस लेमडा के कैप, ठीक है, माइनस लेमडा के कैप। और ये कह रहा है कि दोनों परस्पर लंब है तो लेमडा का मान क्या होगा, यदि ये ए वेक्टर है और यदि ये बी वेक्टर है और दोनों परस्पर लंबवत होता है, तो आपको मालूम है कि जब दो सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, 0। चलिए, और डॉट प्रोडक्ट निकालना कितना आसान है ये आपको पहले से बता दिया गया है। कैसे निकालेंगे, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से, के वाला को के वाला से, चिन्ह के साथ 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 को लेमडा से गुना करेंगे लेमडा बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए घट के कितना हो जाएगा -2, उधर जाके हो जाएगा +2, यानी लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, लेमडा का मान कितना हो जाएगा बाबू 2 के बराबर। चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है लेमडा का मान कितना हो जाएगा 2 के बराबर। अगला जो सवाल आपका है वो कह रहा है कि ए बराबर, देखिए यहां पर ए बराबर 1 2, ठीक है, ए बराबर 1 2, तो समुच्चय ए पर कितने द्विआधारी संक्रिया परिभाषित होगी। देखिए, चाहे आपसे पूछे द्विआधारी संक्रिया, चाहे आपसे पूछे कि ए और ए के बीच कुल कितना संबंध संभव है, दोनों, या तो पूछे कि द्विआधारी संक्रिया कितना संभव है, द्विआधारी संक्रिया, या ए और ए के बीच कुल कितना संबंध है, ए और ए के बीच, ए और ए के बीच कुल कितना संबंध संभव है, कुल संबंध संभव है, संभव है। ठीक है, दोनों के लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या, तो हमेशा 2 के पावर में जो रहेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, जैसे 2 के पावर में जितना वेव रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, तो 2 को वेव है तो 2 का स्क्वायर कितना कर देंगे 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16। ये पूछेगा तो ये इसका भी वही हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 16। चाहे पूछे द्विआधारी संक्रिया, चाहे पूछे कुल कितना संबंध संभव है, दोनों कंडीशन में आपको यही काम करना है। ठीक है ना, चलिए देखिए अगला सवाल कहता है कि अक्षों पर समान झुकाव वाले किसी रेखा की द्विक कोज्या निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए, अक्षों पर समान झुकाव रखने का क्या मतलब होता है समझिएगा। यहां पर अक्षों मतलब क्या, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की बात कर रहा है। यदि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर समान झुकाव है, इसका मतलब है कि एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ बराबर कोण बना रहा है, यही ना इसका मतलब है। यानी अल्फा, यदि एक्स अक्ष के साथ मान लें कि अल्फा कोण बन रहा है, वाई अक्ष के साथ यदि बीटा कोण बन रहा है और जेड अक्ष के साथ यदि गामा कोण बन रहा है, तो ये सबका सब आपस में क्या है, बराबर है, सबका सब आपस में क्या है, बराबर है। और आपको एक बात और बता दें कि जब भी इसमें देखते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस अल्फा, कॉस ने निकालते हैं, तो कॉस अल्फा, इस तरीके से कॉस बीटा और इस तरीके से कॉस गामा, ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और आपको एक बात और मालूम है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। और जब तीनों के तीनों आपस में बराबर है, जितना ही है उतना ही है उतना ही है, जब तीनों के तीनों आपस में बराबर है तो क्या लिख दे, 3 × कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बेर बराबर में कितना 1, गुना में उधर भाग में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, यानी कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। देख लीजिए, यदि बराबर कोण पर झुका हुआ है तो 1/√3 1/√3 1/√3 यही तो होगा। चेक कर लीजिए ना, ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए, आंसर आपको आसानी से मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है 1/√3 1/√3 1/√3 के बराबर। क्लियर है बाबू। जब अक्ष पर समान झुकाव की बात करेगा और तब आपसे पूछे कि द्विक कोज्या निम्नलिखित में से कौन है, तो बस आपको यही देखना है, कॉस अल्फा का मान यदि 1/√3 निकल गया तो कॉस बीटा का मान भी √3 ही होगा और कॉस गामा का मान भी 1/√3 ही होगा। ठीक है, यही तो है इसकी द्विक कोज्या, नहीं यही तो इसकी द्विक कोज्या है, इसी को LMN भी कहते हैं, 1/√3 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश अवयव है। देखिए,
अदिश अवयव के लिए आपको बताया गया है कि वैसा अवयव, ठीक है, जिसके विकर्ण का अवयव, गौर करेंगे इधर, जिसके विकर्ण का अवयव सेम टू सेम हो, सेम टू सेम, कोई भी कांस्टेंट हो लेकिन सेम टू सेम हो, वो आपका अदिश अवयव कहलाता है। जैसे 5 0 0 5, यह आपका अदिश अवयव है, दुगुने दुकोटि का अदिश अवयव है। यदि 3 गुने 3 कोटि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए, 7 0 0 0 7 0 0 0 7, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। यानी वैसा अवयव जिसके विकर्ण का अवयव बिल्कुल सेम टू सेम हो, माने विकर्ण में सेम टू सेम अवयव हो, उसको क्या कहेंगे, अदिश अवयव। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो आपको दिख रहा है उसमें विकर्ण में अवयव तो है लेकिन अलग अलग है, दूसरा में तो सब जीरोए है, और तीसरा में देखिए कि विकर्ण का अवयव बिल्कुल सेम टू सेम है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है बाबू, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। चलिए अगला सवाल का जवाब देने से पहले आपको फिर से यही देखना पड़ेगा, ठीक है, यदि देखिए यदि इसको L मानते हैं, इसको M मानते हैं और इसको N मानते हैं, तो तीनों के तीनों यदि आपस में बराबर है तो सवाल अगला यही पूछा है आपसे, जो ऊपर दिख रहा होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि L M N बराबर 1, यदि इतना का मान 1 के बराबर है, यदि इतना का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो किस अक्ष की द्विकोज्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये किसी अक्ष की द्विकोज्या हो सकता है क्या, ना ही x अक्ष का हो सकता है, ना ही y अक्ष का, ना ही z अक्ष का, ठीक है ना। यदि x अक्ष का द्विकोज्या होगा तो उसमें ध्यान से देखिएगा, यदि x अक्ष की द्विकोज्या होगा, यदि L M N का मान बराबर है, इसका मतलब 1 1 1 हो गया है। x अक्ष का होता तो x का मान होता, बाकी दूगों का नहीं होता। y अक्ष का होता तो y का मान होता, बाकी दूगों का नहीं होता। z अक्ष का होता तो z का मान होता, बाकी दूगों का नहीं होता। लेकिन सबका मान 1 1 1 है तो किसी अक्ष पर थोड़ी होगा ही ना, ये किसी अक्ष की द्विकोज्या हो ही नहीं सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए सभी लोग एक बार जल्दी से। 25 क्वेश्चन, बस 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन ही आपको हम दिखाएंगे, उससे ज्यादा आज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, हाँ बराबर में है 3, बराबर में है 3, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है। अच्छा, नीचे 4 गो ऑप्शन दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला ऑप्शन देखिए कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर -3, नहीं ये नहीं हो सकता है। हाँ दूसरा देखिए क्या लिखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर -3। देखिए इसके स्थान को बदल दिया तो इसके परिमाण में क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, नहीं ये इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल कहता है कि ए का दिया गया है 1 2 3, बी दिया गया है ए बी, पहले लिख देते हैं यहां पर। ए है आपका, ए है आपका कितना 1 2 3, और बी बराबर कितना है ए और बी। सवाल क्या पूछा है आपसे, सवाल क्या पूछा है देख लीजिए, तो सवाल पूछा है कि ए से बी पर कुल कितने संबंध हो सकते हैं। ओह, ए से बी पर कुल कितने संबंध हो सकते हैं, तो 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है, तो 3 दूना 6, 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी इसका आंसर हो जाएगा 64 के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 64 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल क्या है कि सीमा का मान है आपका 0 से a fx dx। ठीक है, सीमा का मान है 0 से a fx dx, और इसका मान दिया गया है 10 के बराबर। कहने का मतलब समझिए कि यदि कोई फंक्शन ऐसा है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 के बराबर आएगा, तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, तो सवाल कहता है कि यदि सीमा का मान 0 से a ही हो और f a माइनस x इंटू dx हो जाए तो इसका मान कितना के बराबर होगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, यह है निश्चित समाकलन का गुणधर्म, जिसमें आपको बताया गया है कि सीमा के मान को जोड़कर यदि उसमें से आप ये वेरिएबल को घटा लेते हैं
तो निश्चित समाकलन के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, यदि आप यहां पर जो निश्चित समाकलन में सीमा का मान दिख रहा है, यदि आप इसको जोड़कर और उसके वेरिएबल में से घटा लेते हैं तो इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो इसका मान हमेशा बराबर ही होगा यदि ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो। इसलिए इसका आंसर 10 के बराबर ही होगा। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा होगा आपको। अगला सवाल कहता है कि यदि ए और बी दो एक ही कोटि के सममित अवयव है तो कौन सत्य है? ए प्लस बी सममित अवयव होगा, यही तो सही है। ए प्लस बी क्या होगा? सममित अवयव होगा। ठीक है ना बाबू। अगला सवाल क्या कह रहा है देख लीजिएगा। आर वेक्टर बराबर कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। आर वेक्टर बराबर क्या दिया गया है? देखिए दिया गया है आर वेक्टर बराबर कितना? K1 आई कैप प्लस K2 जे कैप। ठीक है, तल को प्रदर्शित करता है। अच्छा ये किस तल को प्रदर्शित करता है? गौर करेंगे भाई, एक्स वाई। तो एक्स वाई तल का समीकरण आप देख लीजिए, क्योंकि आई जो होता है एक्स को प्रदर्शित करता है। एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश यदि कहेंगे तो ये आई हो जाएगा, वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश कहेंगे तो जे हो जाएगा। तो यदि आई और जे दिया गया इसका मतलब एक्स वाई तल है ये। तो एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है? जेड बराबर 0 ना। एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है? जेड बराबर 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है, ये सवाल बहुत सिंपल है। ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सब दो को है ना, बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा आपका 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बस हो गया, 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि दो सदिश दिया गया, प्रक्षेप की बात कर रहा है ना, प्रक्षेप निकालना है आपको। चलिए कोई बात नहीं, प्रक्षेप निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि जिसमें लगा हुआ रहेगा पर उसका मापांक बटा में लिखना है। ठीक है, जिसमें लगा हुआ रहेगा पर उसका मापांक कहां लिखना है? बटा में लिखना है। आइए देखिए क्या कह रहा है कि 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, प्लस के कैप। इसमें क्या लगा हुआ है? पर। इसमें लगा हुआ है पर ना। किसका प्रक्षेप निकालना है? तो आई कैप माइनस 2 जे कैप, माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो जिसमें पर लगा हुआ है उसको बटा में रखना है, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में रखना है। यदि आप इसको ए वेक्टर मानते हैं और इसको बी वेक्टर मानते हैं तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। किसमें पर लगा हुआ है? इसमें ना, तो इसका मापांक बटा में लिख देना है। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए। 2 1 2 पर माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 1 अब बटा में इसका मापांक कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और फिर 1 के स्क्वायर 1, 5 बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर 6। ये हो जाएगा इसका प्रक्षेप 5 बटा में रूट अंडर 6 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 तो कौन सा सत्य है? अरे जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है तो ए वेक्टर लंब होगा बी वेक्टर पर, यही ना होता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल में x का मान पूछा जा रहा है आपसे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसमें x का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे इधर सवाल क्या है। देखिए 1 प्लस x 1 1, फिर क्या है बाबू? 1 1 प्लस x 1 1 1 और 1 प्लस x। ठीक है, सवाल कहता है कि इसका मान 0 के बराबर है तो x का मान क्या होगा? ऐसे आप समझ लीजिए, इसमें जब भी ऐसा सवाल आएगा तो x का मान 2 को निकलता है, 1 को तो x का मान 0 के बराबर होगा, स्पष्ट है, क्योंकि x के जगह 0 रखेंगे तो 1 1 1 1 1 1 0 के बराबर हो जाएगा। सवाल यही ना है कि भाई x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका मान 0 के बराबर हो जाए। यही सवाल पूछा है कि दिए गए डिटर्मिनेंट वाले जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है इसमें x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका मान 0 के बराबर हो जाए। तो 1 को तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 0 0 रखेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 2 को बराबर हो गया 0 के बराबर।
दूसरा आपको कब क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा, गौर करेंगे। जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, देख सकते हैं। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो करना क्या है, बस तीनों को जोड़कर और उसका चिन्ह बदल देना है। तो x का मान हो जाएगा -3 के बराबर। 1 2 3 जोड़कर चिन्ह बदल देना है तो कितना हो जाएगा, -3 के बराबर, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा -3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना बाबू। आइए अगला सवाल में आपसे पूछा है फॉग का मान। हाँ देखिए, फॉग निकालने के लिए कहा जा रहा है, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं फॉग कैसे निकलेगा। क्या है सवाल, fx बराबर है 8x के पावर 3 और gx बराबर है कितना, gx बराबर कितना है, gx बराबर है x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। आपको निकालना है फॉग। क्या निकालना है, फॉग देख लीजिएगा, f ऑफ gx ना, तो माने fx का जो फंक्शन आपको दिख रहा है उसमें x के जगह पर gx का मान रख देना है। gx का मान क्या है, x के पावर 1/3, ठीक है। अभी 3 से 3 कट गया ना, ऐसा ही ना होगा, तो बचेगा कितना, 8x, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 8x के बराबर, ठीक है ना बाबू। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8x के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 8x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला एक सवाल है जिसका समाकलन गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। आइए देख लेते हैं। समाकलन गुणांक निकालने के लिए कहा जा रहा है, सवाल है आपका x log x इंटू dy/dx प्लस क्या है, y बराबर आपका है 2 log x, बराबर कितना है, 2 log x। चलिए इसका समाकलन गुणांक आपको बता दिया ना बाबू कि जब भी समाकलन गुणांक निकालने की बात करेगा ना तो dy/dx आपको अकेला चाहिए होगा, अकेला नहीं है। पहले इसको अकेला करने के लिए क्या करना होगा, x log x से भाग करना पड़ेगा आपको, तब ये अकेला होगा। इधर भी x log x से भाग करना पड़ेगा, इधर भी आपको x log x से भाग करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भाग कर दिए। चलिए देखिए ये तो कट जाएगा, तो अब dy/dx अकेला है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, x वाला फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर में, गौर करेंगे इधर e के पावर में क्या 1/x इंटू log x, इसी का इंटीग्रेशन ना। हाँ अब देखिए, यदि आप इसमें से log x को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, नहीं यदि log x को मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, जो बात खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा देखिए तब e के पावर में, यदि इसको मानने से ये पूरा का पूरा खत्म हो गया तो बचा क्या, देखिए ना 1/x, यानी x ऊपर में आ जाएगा, x से x कट जाएगा ना, तो बचेगा 1/y, यानी इसका हो जाएगा e के पावर log y, ऐसा ही log x, सॉरी ऐसा ही ना होगा, e के पावर में log x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म। कितना हो जाएगा log x, यही ना होगा, देख लीजिएगा, यह सॉरी log x, इसका आंसर हो जाएगा सीधे log x, ये खत्म हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधे log x के बराबर। देख लीजिए एक बार, इसका आंसर हो जाएगा सीधे log x के बराबर। तो इस तरीके से आपका ये 25 क्वेश्चन आज लिए थे, ठीक है, और 25 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को अगले क्लास में फिर मिलना है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो वगैरह को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है बाबू, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाई है अभी आप लोग के लिए काम करने में, जहाँ से खासकर हम काम कर रहे हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अमूमन लोग नहीं कर पाते, निश्चित रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी परेशानी हम उठा रहे हैं, हम मुश्किलों को सॉल्व करने में लग रहा है मुझे, हमें नहीं लगता कि इतना मतलब हो पाता, लेकिन फिर भी बस आप लोग का प्यार है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आप लोग भी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।